हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एंट्रेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके जो सॉल्यूशन है वो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। तो आपके 2004 से लेके 2024 तक जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं उन सभी का सॉल्यूशन मेरे द्वारा यूनिवर्सिटी वाइज जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर लगता है तुरंत उसको सोल्व करवा दिया जाता है विथ ऑफिशियली आंसर की के साथ में। तो अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, मेरे से मिस्टेक हो जाए, तो उसका जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो वो मैं रीचेक करके आपको क्रॉस चेक करके आपको मैं बता दूं। तो आपके इस जो क्लास के माध्यम से आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो है पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी का जो पेपर है ओनली इंग्लिश मीडियम में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, तो उसको मैं कन्वर्ट करके पीपीटी फॉर्मेट में आपको कंटेंट डिलीवर करवाने की कोशिश करती हूँ। तो आपको पीपीटी प्रोवाइड करवा दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो ये आपको जो पीपीटी है वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है क्लास के बाद में। और डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको प्राप्त करना है किसी भी एग्जाम के पेपर के बारे में तो आप स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और उसके जो बेल आइकन है उसको नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिले सबसे पहले। तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। तो आप क्वेश्चंस को आप क्लास को एंड तक जरूर देखना। और अगला आपको जो क्लास है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी वो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीपीटी और फ्री कंटेंट आपको यहाँ पे मिल सके। तो चलो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्शन रिसर्च इज, तो एक्शन रिसर्च क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान है। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? तो इस प्रकार से आपको जो पीपीटी है वो क्रिएट करके आपको स्लाइड के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको हिंदी और इंग्लिश, आप जिस भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका जो है जिस भी आप जो है मीडियम से हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो हमें इंग्लिश मीडियम का जो कंटेंट है वो अवेलेबल हो रहा है, या फिर हम हिंदी मीडियम के हैं तो हमें इंग्लिश का हो रहा है, इंग्लिश वाले बोल रहे हैं कि हमें हिंदी का हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो एक्शन रिसर्च इज, तो क्रियात्मक अनुसंधान है। एन अप्लाइड रिसर्च, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान। रिसर्च कैरिड आउट टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, तो तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया गया अनुसंधान। या फिर एक कंपेरेटिव रिसर्च, एक तुलनात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? तो मैंने आपको जो एक्शन रिसर्च के बारे में बताया था कि जब भी आपको एक्शन रिसर्च आए कि तुरंत किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो यहाँ पे जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन किया जा रहा है ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया गया जो अनुसंधान होता है वो आपका क्रियात्मक अनुसंधान होता है। तो रिसर्च कैरिड आउट टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ आपसे पूछा गया है कि कोई शोध समस्या तभी संभव है जब, कब है कि ए रिसर्च प्रॉब्लम इज फीजिबल ओनली व्हेन, इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता है, इट हैज यूटिलिटी एंड रिलीवेंस, यह रिसर्चेबल है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो चुका है तो दोनों साइड में आपका जो ट्रांसलेट है वो गलत भी हो चुका है। तो यहाँ पे रिसर्चेबल, इट इज रिसर्चेबल, और इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, यह नया है और ज्ञान में कुछ जोड़ता है, मतलब नॉलेज में कुछ ऐड करता है रिसर्च। और उपरोक्त में से सभी यहाँ पे आपको तो दे रखे हैं ऑल द देव अबाउ, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई समस्या तभी संभव है जब क्या है, इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता है, यह रिसर्चेबल है, ठीक है, और यह नया है और ज्ञान में कुछ जोड़ता है। तो उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा कि कोई समस्या तभी संभव है जब इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता है, ठीक है, यूटिलिटी एंड रिलीवेंस है, और ये रिसर्चेबल है, और इसमें कुछ न्यू एंड एड समथिंग न्यू नॉलेज, कि नए ज्ञान को यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है, यह नया है और इसमें नए ज्ञान को ऐड किया जाता है। तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे शोध समस्या संभव है। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है किसी अनुसंधान डिजाइन विशेषज्ञ सर्वेक्षण में लिया गया है, इन विच रिसर्च डिजाइन एक्सपर्ट सर्वे इज अंडरटेकन, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, अन्वेषणात्मक, एक्सप्लोरेटरी, व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी, या फिर डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पे किसी
किस अनुसंधान डिजाइन विशेषज्ञ सर्वेक्षण में लिया जाता है? तो किस में लिया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अन्वेषणात्मक एक्सप्लोरेटरी आपका रिसर्च यहाँ पे आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि एक शून्य परिकल्पना है, ए नल हाइपोथेसिस इज, जब चरों में कोई अंतर न हो, when there is no difference between the variables, शोध परिकल्पना के समान, the same as research hypothesis, यह कारण और प्रभाव संबंधों को दर्शाता है, it shows cause and effect relationship, चरों में अंतर होने पर, when there is a difference between the variables, जब चरों के बीच में अंतर होता है। तो यहाँ पे शून्य परिकल्पना जो है वो है, तो शून्य परिकल्पना क्या है आपकी? ये है जब चरों में कोई अंतर ना हो, व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल, जब चरों के बीच में कोई अंतर ना हो तो वहाँ पे क्या होता है? शून्य परिकल्पना होती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संभाव्यता नमूनाकरण नहीं है, कि नोट ए नॉन probability sampling, which one of the following is not a type of non probability sampling? कोटा सैम्पलिंग, स्वयंसेवक सैम्पलिंग, वॉलेंटियर क्लस्टर और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वयं यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग आपका नहीं है, बाकी कोटा है, स्वयंसेवक है और स्नोबॉल है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी जो है सैम्पलिंग है उसके बारे में पूछा कि इसमें कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। तो यहाँ पे कोटा आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, स्वयंसेवक आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और स्नोबॉल आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। बाकी आपका जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि दो अतीत और वर्तमान के संपीड़न वाले अध्ययन को इस प्रकार कहा जाता है कि द स्टडी विथ कंपैरिजन ऑफ टू पास्ट एंड प्रेजेंट इज कैरिड आउट कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? पूर्व व्यापी डिजाइन, एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन, पूर्व डिजाइन या फिर एक्स प्री फैक्टो डिजाइन, पूर्व तुलना डिजाइन, एक्स कंपैरिजन डिजाइन और पूर्व अवधि डिजाइन, एक्स पीरियड डिजाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है करेक्ट आंसर आपका पूर्व व्यापी डिजाइन जो है एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि काई स्क्वायर इज ए मेजर ऑफ, तो चीप स्क्वायर का माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी, एसोसिएशन, डेविएशन, विचलन और फैलाव, डिस्पर्सन। तो जो काई स्क्वायर जो परीक्षण है, मेजर है, माप है, वो क्या है? तो वो है आपका जो है एसोसिएशन है, एसोसिएशन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ, तो हेरफेर हमेशा है, तो हेरफेर किसका हमेशा पार्ट रहा है? ऐतिहासिक शोध का, हिस्टोरिकल रिसर्च का, मौलिक अनुसंधान का, फंडामेंटल रिसर्च का, वर्णनात्मक अनुसंधान का, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, या फिर प्रायोगिक अनुसंधान का, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पे हेरफेर जो हमेशा होता है वो किसका पार्ट होता है? मैनिपुलेशन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ये एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है, प्रायोगिक अनुसंधान है, इसमें आपका मैनिपुलेशन शामिल होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर से कीजिए, ताकि आपको वहाँ से भी थोड़ा सा फीडबैक मिले, मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिले कि क्लास अच्छे जो है हेल्पफुल हो रही है, स्टूडेंट को हेल्प कर रही है। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आज की क्लास का जो 9 क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि परिमित आकार वाली जनसंख्या के लिए एक पसंदीदा नमूनाकरण विधि है, इज ए
प्रीफर्ड सैम्पलिंग मेथड ऑफ द फॉर द पॉपुलेशन विथ फाइनाइट साइज जो है इसके लिए पूछा गया है कि क्षेत्र नमूनाकरण, एरिया सैम्पलिंग, नमूनाकरण, क्लस्टर सैम्पलिंग, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण, पर्पसिव सैम्पलिंग और व्यवस्थित नमूनाकरण, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो परिमित आकार वाली जनसंख्या के लिए एक पसंदीदा नमूनाकरण विधि है। तो इसके लिए जो विधि है वो आपकी है व्यवस्थित नमूनाकरण विधि, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज बुनियादी, अनुप्रयोग और क्रियात्मक अनुसंधान, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, दार्शनिक, ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक अनुसंधान, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर है मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो उपरोक्त सभी आपके क्या है शोध के प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि जो शोध के प्रकार हैं वो आपके बुनियादी भी है, अनुप्रयुक्त है और क्रियात्मक अनुसंधान है, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रयोगात्मक अनुसंधान है, फिर आपका मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान है। तो इस प्रकार से आपके जो शोध के हैं वो प्रकार इस प्रकार से दर्शाए गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने से निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है। कि अनुसंधान प्रक्रिया को शुरू करने से जो पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है जो रिसर्च की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज करना, सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और समस्या के समाधान की खोज करना, सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने के जो निम्नलिखित में से जो पहला कदम है वो आपका क्या रहने वाला है कि आप रिसर्च करना चाहते हो तो उसकी जो फर्स्ट स्टेप है कि रिसर्च आपको किस प्रकार से करना है और कौन सा कदम आपको सबसे पहले रखना है वहाँ पे रिसर्च में, तो वो आपका है समस्या की पहचान करना कि आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम कि हम किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ये आपके जो थॉट आता है कि क्या समस्या है, समस्या की आप पहचान कर लेते हो तो वो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो रिसर्च का कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्या है करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान डिजाइन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे नोट दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान डिजाइन का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले, क्योंकि काफ़ी अच्छे ऐसे वर्ड हैं रिसर्च मैथोलॉजी के जो आपको कभी कभी कन्फ्यूज कर जाते हैं हिंदी लैंग्वेज में। बाकी इंग्लिश आपकी सेम रहती है, बाकी हिंदी वाले जो वर्ड हैं एक ही वर्ड को आप कई प्रकार से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर उसको हिंदी से इंग्लिश में देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा वहाँ पे। तो सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और बुनियादी अनुसंधान, बेसिक रिसर्च। तो निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान डिजाइन का प्रकार नहीं है। तो कौन सा अनुसंधान जो है डिजाइन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है बुनियादी अनुसंधान, ये है रिसर्च डिजाइन का प्रकार नहीं है। ठीक है, बेसिक जो रिसर्च है ये आपका अनुसंधान डिजाइन का प्रकार नहीं है। तो अनुसंधान डिजाइन के जो प्रकार है वो आपका सर्वे रिसर्च है, केस स्टडी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि जनसंख्या सीमित होने पर आमतौर पर किस तकनीक का पालन किया जाता है। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। सुविधा नमूनाकरण तकनीक, कन्वेंस सैम्पलिंग टेक्निक, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक और उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जनसंख्या सीमित होने पर आमतौर पर किस तकनीक का पालन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि वह बिंदु जहाँ शून्य परिकल्पना खारिज की जाती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द पॉइंट वेयर द नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्ट इज कॉल्ड एज। महत्वपूर्ण मूल्य, सिग्निफिकेंट वैल्यू, अस्वीकृत मूल्य रिजेक्शन वैल्यू, स्वीकृत मूल्य एक्सेप्टेंस वैल्यू और महत्वपूर्ण मूल्य क्रिटिकल वैल्यू। यहाँ पे वह बिंदु जहाँ शून्य परिकल्पना खारिज हो जाती है उसे कहा जाता है, तो उसे आपका कहा जाता है महत्वपूर्ण मूल्य क्रिटिकल वैल्यू। आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि अनुसंधान समस्या को परिभाषित करने को इस प्रकार कहा जाता है। द डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज। अनुसंधान समस्या का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या का उत्तर, आंसर द ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या का विवरण, डिस्क्रिप्टिव ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम और अनुसंधान डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। तो अनुसंधान समस्या को परिभाषित करने को इस प्रकार कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका अनुसंधान समस्या का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में पूछा गया है कि हम जानने के लिए प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करते हैं। वी रिव्यू द रिलीवेंट लिटरेचर टू नो। विषय के बारे में पहले से ही क्या ज्ञात है। ठीक है, व्हाट इज द ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक। विषय पर कौन सी आवश्यक अवधारणाएं और सिद्धांत लागू किए गए हैं। व्हाट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज हैव बीन अप्लाइड टू द टॉपिक। विषय के प्रमुख योगदान कौन है। हु आर द की कंट्रीब्यूटर्स टू द टॉपिक, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम जानने के लिए प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करते हैं। वी रिव्यू द रिलीवेंट लिटरेचर टू नो। तो किसके लिए है आप साहित्य समीक्षा करते हैं कि इस टॉपिक के बारे में जो पहले जो अध्ययन किया जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विषय के बारे में पहले से ही क्या ज्ञात है कि हम जिस विषय पे टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब होता है कि हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके बारे में पहले से क्या क्या अध्ययन हो चुके हैं, किस प्रकार की जानकारी हमें अवेलेबल है और जानकारी वो कहाँ से आपकी कलेक्ट की गई है या फिर किस प्रकार के डेटा की वो जानकारी इकट्ठा की गई है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है या फिर क्या है। फिर है विषय में कौन सी अवधारणाएं और सिद्धांत लागू किए गए हैं कि जो विषय है उसके अंदर अवधारणाएं जो है वो क्या है, थ्योरीज किसको कौन सी अप्लाई की गई है और इसमें जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। फिर है विषय की जो कंट्रीब्यूटर्स जो है वो कौन है। ठीक है, कि जो विषय है जिसमें अध्ययन कर रहे हैं हम उसमें जो पहले से जो है उसमें कंट्रीब्यूट किस किस ने किया है, किस किस का थीसिस लिटरेचर वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आपके उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई शोध समस्या विषय जनसंख्या से संबंधित होती है तो सबसे उपयुक्त नमूनाकरण विधि है क्लस्टर नमूनाकरण, स्त्रीकृत नमूनाकरण, सुविधाजनक नमूनाकरण और या फिर लॉटरी विधि। तो व्हेन ए रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मेथड इज क्लस्टर सैम्पलिंग, सर्टिफाइड सैम्पलिंग, कन्वेंस सैम्पलिंग और लॉटरी मेथड। तो यहाँ पे किसके बारे में, जब शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित होती है तो सबसे उपयुक्त जो नमूनाकरण जो विधि होती है वो आपकी स्त्रीकृत नमूनाकरण होती है, सर्टिफाइड सैम्पलिंग होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उस वैचारिक ढांचे का नाम कौन सा है जिसमें अनुसंधान किया जाता है। विच इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज इन विच द रिसर्च इज कैरीड आउट। अनुसंधान परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस, अनुसंधान का सारांश, सिनोप्सिस ऑफ रिसर्च, अनुसंधान प्रतिमान, रिसर्च पैराडिगम और अनुसंधान डिजाइन।
तो रिसर्च डिज़ाइन। तो यहाँ पे उस वैचारिक ढांचे का नाम कौन सा है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुसंधान डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे सहसंबंध विश्लेषण का प्रमुख गुण क्या है? व्हाट इज द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस? चरों के बीच संबंध, एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स, चरों के बीच अंतर, डिफरेंस अमंग वेरिएबल्स, चरों के बीच प्रतिगमन, रिग्रेशन अमंग वेरिएबल्स, चरों के बीच भिन्नता, वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स। तो सहसंबंध जो विश्लेषण है इसका प्रमुख जो गुण है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका चरों के बीच में जो संबंध है यहाँ पे बता रखा है आपका कोरिलेशन, सहसंबंध आपका जो दे रखा है। आप कीवर्ड यूज कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा सा ऐसे डाउट है कि कन्फ्यूजन में हो। तो यहाँ पे सहसंबंध विश्लेषण का जो प्रमुख जो गुण है वो आपका रहेगा चरों के बीच संबंध, एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चर में हेरफेर किया गया है कहा जाता है? किसमें? जो है आपका इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसमें आपका हेरफेर किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, तो उसको कहा जाता है कि रिसर्च इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए मैनिपुलेट टू इज ट्रिम्ड। गैर, ये ऑप्शन है आपका गैर प्रयोगात्मक परिकल्पना परीक्षण अनुसंधान, नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। बी ऑप्शन है कि प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, समय श्रृंखला टाइम सीरीज, खोजपूर्ण अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चर में हेरफेर किया गया है कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान के जिम्मेदार संचालन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करें। प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द रेस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ फॉर रिसर्च। तो यहाँ पे अनुसंधान डिजाइन, रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस और अनुसंधान नैतिकता, रिसर्च एथिक्स। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि अनुसंधान के लिए जिम्मेदार संचालन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करें, दिशा निर्देश उसके लिए क्या होंगे? तो यहाँ पे अनुसंधान नैतिकता जो है, रिसर्च एथिक्स है, वो इसके लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि आप जो रिसर्च करना चाहते हो उसमें जो रिसर्च के जो एथिक्स हैं उनको आपको ज़रूर से फॉलो करना है। तो ये आपको दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, जो एथिक्स होते हैं अनुसंधान के वो आपको दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि आपको किस प्रकार का रिसर्च करना है। आपको जो रिसर्च के दो एथिक्स होते हैं उनको आपको उल्लंघन नहीं करना है, उनसे बाहर जाके आपको रिसर्च नहीं करना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध हमेशा होता है। द रिसर्च इज ऑलवेज, पुराने ज्ञान का सत्यापन करना, ठीक है, वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, नए ज्ञान की खोज करना, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, ज्ञान के बीच के अंतर को बढ़ना, ठीक है, फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, और इन सभी ऑल ऑफ दीज। तो शोध हमेशा होता है। तो शोध हमेशा कैसा होता है? पुराने ज्ञान का सत्यापन करने वाला होता है कि हम जो ओल्ड नॉलेज है उसका हम सत्यापन करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि जो ओल्ड नॉलेज है वो कैसा है, उसको हम रिन्यू करने की कोशिश करते हैं, न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं उसमें। नए ज्ञान की खोज करना, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, उससे हम नया ज्ञान सीखते हैं, और ज्ञान के बीच अंतर को बढ़ना, फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज। तो उपरोक्त सभी आपकी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुसंधान में डेटा प्रोसेसिंग के लिए निम्न में से कौन सा सांख्यिकीय पैकेज है? SPSS, IDAMS और माइक्रोस्टेट और उपरोक्त सभी। तो अनुसंधान डेटा में प्रोसेसिंग के लिए निम्न में से कौन सा सांख्यिकीय पैकेज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिस्टिकल
पैकेज फॉर डाटा प्रोसेसिंग इन रिसर्च। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी SPSS, IDAMS और माइक्रोस्टेट और ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि एक शोध रिपोर्ट पेपर को LOC CIT, ठीक है, .CIT क्या है को संदर्भ से ठीक पहले एब, ठीक है, एब इमीडिएट प्रेसेंडिंग रेफरेंस एक पुराना पृष्ठ लेखन तुरंत पूर्ववर्ती संदर्भ नहीं, एक पूर्व लेकिन तुरंत पूर्ववर्ती संदर्भ नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अटपटा सा है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए। किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके जो सिलेबस है, सिलेबस को देखना, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे दिए हुए रहते हैं जैसे APA MLA उस प्रकार की जो है, या फिर इनमें जो है प्रश्न संख्या जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ रहता है कि इस प्रकार के जो है वो कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर आपका कि एक पुराना प्रश्न लेखन तुरंत पूर्ववर्ती संदर्भ नहीं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि SPSS वेरिएबल्स नामों में निम्नलिखित न्यूनतम वर्णों की संख्या होनी चाहिए। तो इसमें क्या पूछा गया है कि SPSS वेरिएबल्स नेम्स शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ मिनिमम कैरेक्टर्स आपके कितने होने चाहिए। इसमें 64 होने चाहिए, 256 होने चाहिए, या फिर 255 होने चाहिए, या फिर 56 होने चाहिए। तो SPSS वेरिएबल नामों में निम्नलिखित न्यूनतम वर्णों की संख्या होनी चाहिए। तो उसमें मिनिमम जो कैरेक्टर है वो कितने होने चाहिए, तो वो आपके 64 मिनिमम कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, 64 मिनिमम कैरेक्टर आपके होने चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आज की क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, या फिर जितनी अच्छी लग रही है, तो क्लास को आप फीडबैक देखिए, मुझे बताइए कि किस प्रकार की क्लास हमें इतनी अच्छी लग रही है, ठीक है, और इसमें क्या आपको चेंजेस चाहिए, या फिर किस प्रकार की आपको क्लास चाहिए। रिसर्च मैथोलॉजी की जो क्लास है वो आपको आगे PYQ चाहिए या फिर थोड़ी चाहिए, जो भी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्लास को पूरा देखा करिए, जो भी क्वेश्चन है उसके शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिए, और जो भी क्वेश्चन है उनके आप रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो निकालने की कोशिश कीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन से नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चन आप चेक करेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसका क्रॉस और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपनी जो थिंकिंग पावर है उसको इस प्रकार की बनाइए कि आप एक क्वेश्चन में भी और क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो 25 थे, टोटल 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बाकी आपका क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो भी क्लास है वो सारी आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगी, और PhD के लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको बहुत सारी क्लासें ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवा दी, करीब 36 के आसपास क्लासें आपकी हो चुकी हैं। उनमें आपके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं। ऑल इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिनके जो सिलेबस हैं वो बहुत अच्छा सिलेबस है, मतलब पूरा सिलेबस उन्होंने रिसर्च मैथोलॉजी का कवर किया, या फिर 80% जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो कवर कर रखी है अपने सिलेबस में। तो उनकी क्वेश्चन मैं उठा के लेके आती हूँ, और जो भी क्वेश्चन होते हैं मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो मैं उनको PPT फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लेके आती हूँ, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश मीडियम में हो। और कुछ क्वेश्चन हैं जैसे मैं डायरेक्ट उनको लेके आती हूँ, क्योंकि उनमें बाइलिंगुअल जो है वो क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार की और भी क्लासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए। और आप जो PhD एंट्रेंस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और जितनी भी जो एग्ज़ाम होती है, जो भी क्लास होती है, उसकी PPT वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्लास को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।